नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल करेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको 26 सितंबर को एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी का आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड शिफ्ट करते हैं। विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। हिंदू त्यौहार विशु है, ये केरल में शस्योत्सव या मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। विशु मेघ राशि को सूर्य की गति इंगित करता है, उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन किसान भूमि की जुताई और अन्य कृषि गतिविधियां करते हैं। मेष संक्रांति है या मेष संक्रमण का दिन होने वाला विशु का एक पारिवारिक त्यौहार है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। विशु त्यौहार के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं: विशुकानी, विशुकाइनेटम और विशूलम है। ये तीनों इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। विशुकानी को सभी हिंदू मलयाली लोगों द्वारा सौभाग्य एवं समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 22 मई 1894 में को महात्मा गांधी के एक प्रस्ताव से हुई थी। औपचारिक रूप से 22 अगस्त 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। अब्दुल्ला हाजी आदम झावेरी, दादा अब्दुल्ला इसके उद्घाटन अध्यक्ष थे। गांधी जी को मानद सचिव नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट क्या है? यानी इसका प्रतिरोध इसका क्या होता है? इसका जो एसआई इकाई वो क्या होती है? तो ओम प्रति मीटर होता है। यह किसी पदार्थ के एकांक प्रतिच्छेद वाले एकांक लंबाई एक चालक के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये सतनामी आंदोलन से संबंधित थे। गुरु घासीदास ने 1820 के दशक में वर्तमान छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने नैतिक और आहार संबंधी आत्म संयम, सामाजिक समानता की एक संहिता का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश कौन से वंश के बाद आया था? तो गुप्त वंश के बाद आया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में गुप्त वंश के अंत में विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता का आविर्भाव था। गुप्त वंश जब समाप्त हुआ था तब छोटे छोटे अनेक राज्य बन गए थे। जैसे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है, कन्नौज का मोकरी वंश है, ये सभी छोटे छोटे वंश बन गए थे। पुष्यवती वंश की स्थापना थानेश्वर में पुष्यभूति द्वारा की गई थी। तो थानेश्वर है, ये हरियाणा में स्थित है। ये संभवतः गुप्तों के सामंत थे जिन्होंने मौका पाकर स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लिया था। इस वंश की प्रारंभ में राजधानी थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन है, ई गोपाल किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी ई गोपाल ऐप। यह ऐप किसानों को उनकी आय बढ़ाने के अवसर बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को कम करता है, सुचारू और पारदर्शी लेन देन में मदद करता है। इस ऐप का उपयोग करके किसान कृत्रिम गर्भाधान, पशु प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सारंगी से संबंधित हैं। सारंगी एक अवनत वाद्य यंत्र है जिसे भारतीय कलाकार पंडित राम नारायण ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल प्रदर्शन वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया है। वह वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि हासिल करने वाले पहले सारंगी कलाकार हैं। कुछ वाद्य यंत्र उनके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं भारत में, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर संगीतकार हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। अमजद अली खान सरोद वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। पंडित रामनारायण सारंगी वादक हैं। उस्ताद असद अली खान रुद्रवीणा हैं। रामनाथ वी राघवन हैं, ये मृदंगम है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। टी.एच. विनायकरम है, ये गट्टम में है। ये सभी प्रसिद्ध हैं भारत के वाद्य यंत्रों से संबंधित। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत एग्जाम कराती है? तो अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद
315 से 324 एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 में को हुआ था। यूपीएससी का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष प्रीति सूदन हैं। अगला क्वेश्चन है, सुबनगिरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सुबनगिरी नदी का उद्गम हिमालय से होता है। सुबनगिरी नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। यह असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। इसमें एक अद्वितीय शैली प्रारूप के नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप, मंच तकनीक का संयोजन होता है। यह रंगमंच शैली मुख्य रूप से कर्नाटक के सभी हिस्सों में पाई जाती है। यक्षगान पारंपरिक रूप से संध्याकाल से सुबह तक प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों के आयोजन में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो वी.आर. सुब्रमण्यम है वर्तमान सीईओ। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित की गई थी। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले कार्यकारी अधिकारी थे। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वेलूर मठ है रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मुगल सम्राट बाबर और जो राजपूत शासक मेदिनी राय था, इन दोनों के मध्य हुआ था। यह युद्ध है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता उमलायपुरम के शिवरामन एक खिलाड़ी थे। तो ये मृदंगम के थे खिलाड़ी। जो शिवरामन थे कर्नाटक मृदंग विद्वान थे। उन्होंने 2001 में मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कला निधि से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 2010 को उन्हें देश के 61वें गणतंत्र दिवस पर भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2010 में केरल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, कैसलिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है इस खेल का संबंध। जो केसलिंग है, ये शतरंज में केसलिंग एक असामान्य चाल है जो अपने कई अलग अलग क्रियाओं की अनुमति देती है। शतरंज और केसल शब्द के बीच एक संबंध है। कैसलिंग के रूप में जाने वाली एक शतरंज चाल में एक खिलाड़ी राजा को भी उसी रैंक पर एक किश्ती की दिशा में 2 वर्गों के आगे बढ़ाता है, फिर किश्ती को उस वर्ग में आगे बढ़ाता है जिसे राजा ने पार किया है। शतरंज में एक अनोखी चाल है जो केसलिंग चाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मथुरा कला शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये कुषाण के द्वारा, कुषाण शासक के द्वारा किया गया था। मथुरा कला विद्यालय को कुषाण द्वारा भारत में पेश किया गया था। मथुरा कला जो विद्यालय पहली शताब्दी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ था। जो मथुरा कला विद्यालय है, 4 जैन जिन्नों की सर्वतोभद्रिका छवि मथुरा शैली की विशेषता है। बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव, वैष्णव देवताओं की छवियाँ और चित्र जो मथुरा कला विद्यालय है इसमें बहुतायत में बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत आदि धार्मिक त्योहारों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गेम 2022 में किसने 6 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था? तो हर्षिका रामचंद्रन ने 7 मेडल जीते थे, 6 गोल्ड जीते थे। नेशनल गेम में 61 गोल्ड, 65 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सेना की टीम टॉप पर रही है। भलिंदर ट्रॉफी अपने नाम की 14 साल की हर्षिका का यह पहला नेशनल गेम था जिसने 6 गोल्ड समेत 7 मेडल जीते। 23 साल में कर्नाटक की यह पहली एथलीट थी।
अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका का रैंक क्या है 2022 में? तो 191 देशों में 73वीं रैंक थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2021-22 की जो मानव विकास सूचकांक है उसके अनुसार श्रीलंका का स्थान 73वां था 191 देशों में। यह भारतीय उपमहाद्वीप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बन गया था। अगला क्वेश्चन है मुंबई की बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विकसित किया गया था। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए नौवा सेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है मच्छर किस फाइलम से संबंधित है? तो ये ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। कीट ऑर्थोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 1000 करोड़ रुपए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह योजना का उद्देश्य है प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन है पर्वतों पे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये पवनमुखी ढाल में होती है। पर्वतों पे सबसे अधिक वर्षा आमतौर पर पवनमुखी ढाल पर होती है। जब आर्द्र हवाएं पर्वतों से टकराती है तो ऊपर की ओर उठती हैं। ऊंचाई पर पहुंचने पर हवाएं ठंडी हो जाती हैं और संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरती हैं। इस प्रक्रिया को पर्वतीय वर्षा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। जब किसी सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व व्यय से तात्पर्य है सरकार द्वारा किए जाने वाले दैनिक परिचालन खर्चों से, जैसे वेतन है, पेंशन, ऋण, ब्याज भुगतान है। राजस्व प्राप्ति वह धनराशि है जो सरकार को संचालन के लिए सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान कर संग्रहण और अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटिश के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का नियम है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली है, विशेषाधिकार संबंधी लेखन है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सभी हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित जो प्रावधान हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान सभा जो संविधान है उसकी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कि संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है रोटेला पंडुगा किस राज्य का त्यौहार है? तो आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। रोटियां की ईद रोटेला पंडुगा एक वार्षिक 3 दिवसीय त्यौहार है जो नेल्लोर आंध्र प्रदेश भारत में 12 शहीद दरगाह पर आयोजित किया जाता है। यह वार्षिक कार्यक्रम मुहर्रम के महीने में दरगाह के दफन 12 शहीदों के उर्स के रूप में मनाया जाता है। दरगाह पर आने वाली महिलाएं नेल्लोर टैंक में रोटियों का आदान प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा हैं वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने मात्र 13 दिनों तक यह पद संभाला था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 16 दिन के लिए पीएम बने थे, तो सबसे कम दूसरी बार पीएम रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हैं।
अगला है, एक छड़ चुंबक को लटकाया गया है, वह घूमने के लिए स्वतंत्र है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को इंगित करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। जब स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाता है तो चुंबक खुद को संरेखित करता है। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी अपने चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के साथ भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तिब्बत की त्यांगपो नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार से निकलने वाली अंतिम बड़े पैमाने से मुक्त होने वाली नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। यारलुंग जांगबो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी मार्ग का तिब्बती नाम है। यारलुंग जांगबो को यारलुंग त्यांगपो के रूप में भी जाना जाता है। यारलुंग त्यांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई सबसे गहरी घाटी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की मुख्य जो सहायक नदी हैं वो सुबनगिरी है, कामेग है, मानस, लोहित, तिस्ता और संकोश, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में असमिया कवि को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो कौन से थे? तो भूपेन हजारिका थे। असमिया गायन भूपेन हजारिका बंगाल और बांग्लादेश के सबसे लोकप्रिय थे। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा में पेश किया था। वो सुंदाकंठ के नाम से लोकप्रिय थे, जिसका अर्थ होता है कोकिला। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एस्टोरिया के 1913 में अंग्रेजों को साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य आते हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से 1937 से लिए गए हैं। डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य के लिए एक विशाल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। डीपीएसपी अपने स्वभाव से मौलिक अधिकारों से भिन्न होते हैं, जिसका अर्थ है न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार की सीमा से लगा एक पहाड़ी राज्य है। यह विभिन्न जनजातियों की संस्कृति और जश्न मनाने वाले त्योहारों और बाजारों के विविध स्वदेशी जनजातियों का आवास है। इसकी राजधानी कोहिमा है। जो नागालैंड है, इनके प्रमुख नृत्य हैं मोरसे है, अगुर्सी कुलकुला है, तितली नृत्य है, आयुट्टम है, सदाल है, केकई है, चांगई नृत्य है, कुकी है, लेसा लपतू है, खम्बालिम है, मयूर नृत्य है, मोनो आसो है, रेगमा है, सीचा है, कुकुई कूचो है, शंकई है, माया शायो है आदि शामिल हैं। ये प्रमुख हैं। जो युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य है, ये भी इसका प्रमुख जो नृत्य है वो युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 किसे मिला था? तो आशा भोसले को मिला था। 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2011 में भोसले को संगीत के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए कलाकारों के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस भाग में है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है, जो कार्यपालिका से संबंधित है। विशेष रूप से उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 से 73 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1983 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इनमें से किसे सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करने की शक्ति देता है? जो ये शक्ति देता है ये केंद्र सरकार को देता है।
1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण करने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पहला महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहला महिला एकल खिताब जीता है। उन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन की वांग जी यी को हराया था। तो किसको हराया था? चीन की वांग जी यी को हराया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, समाज और उनकी संस्थाओं के मिलान से संबंधित एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग जो 6 है वो भारतीय संविधान के राज्य विधानमंडल से संबंधित है। राज्य विधानमंडल को भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 3 में संबोधित किया गया है। इसमें राज्य विधायिका और कार्यकारी शाखा शामिल हैं। राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी प्रक्रिया, विशेषाधिकार और अन्य जिम्मेदारियां संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत शामिल हैं। भारतीय संविधान में भाग 6 के कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन का और निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 170 है विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनाया था, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कृषि के तहत भूमि में वृद्धि करना था। दीवान ए कोही के तहत किसानों को मवेशी, बीज खरीदने, कुओं की खुदाई के लिए ऋण दिया गया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ था इससे। ये कुछ जो नाम हैं वो हैं, दीवान ए बंदगान है, ये गुलामों का विभाग है, क्षेत्र है इसका, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। दीवान ए मुस्तगराज है, ये बकाया विभाग है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। दीवान ए वजरत है, जो राजस्व और वित्त विभाग से संबंधित है, मुगल साम्राज्य के द्वारा चलाया गया था। आगे है दीवान ए कुजा है, ये न्याय विभाग से संबंधित है, मुगल साम्राज्य के द्वारा चलाया गया था। दीवान ए अर्ज है, जो सेना विभाग से संबंधित है, बलबन के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के उत्तरी तट की कौन सी सहायक नदी काली गंडक या त्रिशूल गंगा नाम दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो गंडक नदी है, ये दो धाराओं से मिलकर बनी है। चंबल अपनी अनवर भूमि इस कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल घाटी कहा जाता है। गंडक में दो धाराएं शामिल हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा है। गंडक नदी, जिसे नारायणी या गंडक के नाम से जाना जाता है, नेपाल की मुख्य नदियों में से एक है। भारत में गंगा की बाईं किनारे की सहायक नदी है। इसकी जो कुल ग्रहण क्षेत्र है वो 46,300 वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग है वो नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल राज्य में एक वर्ष में कितने चावल की फसलें होती हैं? तो बंगाल में एक वर्ष में 3 चावल की फसलें होती हैं। एक होती है आउस, यह फसल मानसून के दौरान बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। एक होती है आमन, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। एक बोरो होती है, यह फसल सर्दियों में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी शिफ्टों के आज करवा दिए गए हैं इस क्लास में। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसे लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।